बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ अकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी डिस्कशन नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स पर जारी है और हम यूनिट नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज 3.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चंस पर जाने से पहले कुछ थ्योरी को डिस्कस करना ज़रूरी है। हमारा टॉपिक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो कि हम एक्सरसाइज 3.4 में डिस्कस करेंगे। चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन विच वन वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या? पहली बात तो ये स्केलर होगा, यानी कि इसका आंसर कोई स्केलर आएगा। ट्रिपल प्रोडक्ट मींस यहाँ पर तीन वेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे और तीन वेक्टर्स की ऐसी मल्टीप्लिकेशन जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कोई स्केलर आंसर आए, उसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये तीन वेक्टर्स आपस में किस तरह मल्टीप्लाई होंगे? जिनमें से एक वेक्टर आपके पास ऑलरेडी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, यानी कि अगर हम इसे समझना चाहें तो ये सिंपली डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है ऐसे दो वेक्टर्स के दरमियान जिसमें एक वेक्टर ऑलरेडी दो दूसरे वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, इफ़ वन वेक्टर u एंड अदर इज v क्रॉस w। अब v क्रॉस w दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर होता है और अगर हम u और v क्रॉस w का डॉट प्रोडक्ट ले लें तो जो नई स्टेटमेंट हमारे पास बनती है उसको हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं और उसे हम u डॉट v क्रॉस w लिखते हैं। ठीक है, इस कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड इट इज़ द स्केलर वैल्यू। सो उम्मीद है आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पता चल गया होगा। सादे लफ्ज़ों में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है जिसमें एक वेक्टर तो अपनी असल हालत में है जबकि दूसरा वेक्टर मज़ीद दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं इसकी नोटेशन पे। चलते हैं स्टूडेंट्स इसकी नोटेशन के ऊपर जी। हाउ टू फाइंड दी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पे स्टूडेंट STP लिखा हुआ है। STP स्टैंड्स फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है, सो इसको फाइंड करने के लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं। इसका प्रूफ आपकी बुक में मौजूद है। इसके फार्मूले का प्रूफ आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहें तो ये आपकी बुक में मौजूद है। आप वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे A डॉट B क्रॉस C डिटर्मिनेंट फॉर्म चेंज कर लेता है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंसीडर द थ्री वेक्टर्स A, B एंड C सच दैट अगर हम तीन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स का डिटर्मिनेंट ले लें तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और A डॉट B क्रॉस C। ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करेंगे सो चलते हैं स्टूडेंट्स इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हैं? ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स हमारे पास डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। आपने देखा होगा कि अभी हमने क्या इसकी जो एक्सप्लेनेशन पढ़ी है वो थी u डॉट v क्रॉस w। अब डॉट जो है वो u और v के दरमियान आ रहा है और क्रॉस v और w के दरमियान आ रहा है। तो वो कहते हैं कि आप इस डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज कर सकते हैं। मीन्स कि अगर आपके पास हो A डॉट B क्रॉस C तो आप लिख सकते हैं A क्रॉस B डॉट C। ठीक है, सो दोनों आंसर सेम होंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो इसको हम कहते हैं डॉट एंड क्रॉस आर इंटरचेंजेबल। ये MCQ रिलेटेड प्रॉपर्टी है, MCQs में ये आ सकती है। सेकंड है स्टूडेंट्स, इफ़ एनी टू वेक्टर्स आर सेम और पैरेलल देन दी A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है हमारे पास, तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स। अगर हमारे पास कोई से दो वेक्टर सेम होंगे तो उनके कंपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे और डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर कोई सी दो रोज आपस में इक्वल हो जाएं तो वो डिटर्मिनेंट डायरेक्टली 0 के इक्वल हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि इफ़ टू वेक्टर्स आर पैरेलल और टू वेक्टर्स आर दी इक्वल देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दीज कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 0। सो स्केलर ट्रिपल वैल्यू इज इक्वल टू 0। इफ़ वी इंटरचेंज, थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ वी इंटरचेंज एनी वेक्टर इन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट then rows of the corresponding determinants will also be interchanged and new scalar triple product is the negative multiple of the original product। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। अगर आप इस डिटर्मिनेंट के अंदर कोई से दो रोज को चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करते हैं, तो प्रॉपर्टी ये थी डिटर्मिनेंट की अगर दो रोज या दो कॉलम इंटरचेंज होते हैं तो एक नेगेटिव का साइन आता है। ठीक है, अभी ये जो एक्सप्लेनेशन है ये A डॉट B क्रॉस C की है। अगर आप यहाँ पे रो 1 रो 2 को इंटरचेंज कर देते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर आपके पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा, सॉरी डिटर्मिनेंट होगा, वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। फॉर एग्जांपल ए डॉट बी क्रॉस सी, आपने चेंज कर दिया ए और बी के रोज को, यानी रो ए वाली रो को आप बी की जगह ले गए हैं, बी को ए की जगह ले आए हैं, ठीक है, इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2, तो फिर आपको एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा और आपका जो आंसर होगा वो इसके इक्वल होगा, ठीक है। सो ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये किसके लिए हैं, अगर आप इंटरचेंज कर देते हैं। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी है ए डॉट बी क्रॉस सी इज मीनिंगलेस, ठीक है स्टूडेंट्स, ज़रा फ़र्क देखिएगा, यहाँ मैं लिखता हूँ इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में, दोनों में बहुत फ़र्क है, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे है स्टूडेंट्स, पहले इन दो वेक्टर्स का क्रॉस है और इन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेने से भी हमारे पास कोई वेक्टर ही आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस लेने से कोई यू वेक्टर आ जाएगा, उस यू वेक्टर का आप इस वेक्टर से डॉट ले सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल। वेक्टर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होना पॉसिबल है, लेकिन ये चीज़ क्या है, यहाँ पे पहले डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और उसका आंसर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो ए डॉट बी, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो कोई स्केलर वैल्यू होती है और स्केलर वैल्यू का किसी वेक्टर के साथ क्रॉस पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमें आई जे के कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, तो ये तो स्केलर वैल्यू है, इसका आई जे कंपोनेंट्स नहीं होगा, ठीक है, ये कोई एक ही कंपोनेंट रखता होगा। तो दैट्स वाई हम यहाँ लिखते हैं कि इस तरह की स्टेटमेंट और इस तरह की स्टेटमेंट में फ़र्क है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज़ दी मीनिंगलेस बिकॉज ए डॉट बी इज़ दी स्केलर एंड विल नॉट हैव द क्रॉस प्रोडक्ट विद दी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात आपने याद रखनी है कि दोनों तरह की, पढ़ने में दोनों सेम है, ए डॉट बी क्रॉस सी और ए डॉट बी क्रॉस सी दोनों सेम है, लेकिन लिखने में फ़र्क है। ए डॉट बी क्रॉस सी, यहाँ पर मतलब ये है कि पहले क्रॉस होगा देन ए के साथ डॉट, यहाँ पे पहले ए के साथ डॉट है देन सी के साथ क्रॉस, तो दोनों में फ़र्क है। सो इस तरह की जो भी स्टेटमेंट आएगी वो मीनिंगलेस होगी। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, देयर शुड बी नो कन्फ्यूजन इन राइटिंग ए डॉट बी क्रॉस सी एज ए डॉट बी क्रॉस सी। अगर आप ब्रैकेट के साथ लिखें या ना लिखें, आपकी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आपको हमेशा माइंड में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ए डॉट बी क्रॉस सी में सबसे पहले क्रॉस होगा बी और सी का और उस आंसर का ए के साथ डॉट होगा, ठीक है। सो अगर आप ये ब्रैकेट लगाएं या ना लगाएं तो इन दोनों में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मोस्टली हम ये यूज़ करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाया करते। सिक्स प्रॉपर्टी है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होगा बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल होगा सी डॉट ए क्रॉस बी। हमने स्टूडेंट्स आई जे के जब पढ़ा था तो हमने इस तरह की कोई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस पढ़ी थी, ठीक है। ये आई है, ये जे है और ये के है। हमने कहा था, ये देखें फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होगा बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल होगा सी डॉट ए क्रॉस बी, यानी एंटी क्लॉकवाइज एक रोटेशन चलती रहेगी। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ हम तीनों का ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, इनके आपस में इंटरचेंज नहीं कर रहे। सेवंथ है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड एक ऐसी 3 डायमेंशनल फिगर होती है जिसकी 4 साइड्स, हर साइड एक पैरेललोग्राम होती है। सो ये देखें यहाँ पे आपके पास ये एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसमें हर साइड जो है वो पैरेललोग्राम को प्रेजेंट कर रही है। सो पैरेललोपाइप्ड का जो एरिया है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी कि इसमें हम 3 एडजेसेंट वेक्टर्स लेते हैं और उनका हम निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हम लेते हैं मैग्नीट्यूड। क्योंकि वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए हम मैग्नीट्यूड का सिंबल यूज़ करते हैं। अगर हमारा नेगेटिव आंसर आ भी जाए तो हमें उसे पॉजिटिव करना होता है। इसलिए जैसे कि स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.3 में वॉल्यूम ऑफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पढ़ा था, दैट विल इज द क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स या 2 एडजेसेंट साइड्स। तो यहाँ पे अब पैरेललोपाइप्ड है, ये 3 डायमेंशनल फिगर है, यहाँ पे 3 साइड्स लेंगे हम, 3 एडजेसेंट वेक्टर्स लेंगे और उनका हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे, वो भी कोई स्केलर वैल्यू होगी एंड दैट प्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। इसी तरह स्टूडेंट्स वहाँ पे हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, यहाँ पे पैरेललोपाइप्ड के साथ एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन आ गया। अब टेट्राहेड्रन क्या है, काइट शेप है। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं 2 लफ्ज़ों में तो ये एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करते हैं, ठीक है। टेट्राहेड्रन एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं एक दूसरे को। इसके अलावा बहुत सी पैरेललोग्राम्स है, अगर आप उनके डायगोनल्स को कट करें तो उनके दरमियान 90 डिग्री नहीं बनता, लेकिन
टेट्राहेड्रन एक ऐसी पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स जो हैं वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं, तो इसको हम सिंपली काइट शेप भी कह सकते हैं, पतंग की शेप होती है ये। तो इसका अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना हो तो यहाँ पे भी हम, जैसे वहाँ पे हमने ट्राइंगल के लिए एक वर्टेक्स को फिक्स करके वहाँ से 2 साइड्स जनरेट की थी, यहाँ हम एक वर्टेक्स को फिक्स करके 3 साइड्स जनरेट करेंगे, ठीक है। ओ ए, ओ बी और ओ सी 4 दिए होंगे वर्टिसेस, हमें 3 साइड्स जनरेट करनी है और उन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड को 6 से डिवाइड कर देना है, तो दैट विल बी अवर वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो यहाँ पे भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज हो रहा है। लास्ट वन है कोप्लेनर। जैसे हमने 3.3 के अंदर कोलिनियर पढ़ा था, यहाँ पे अब कोप्लेनर आ गया। 2 वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स को हम कोप्लेनर कैसे शो करते हैं, यानी कि वो एक ही प्लेन में है, ठीक है। अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि वो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, यानी कि एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो अगर आपको 3 वेक्टर्स को कोप्लेनर प्रूफ करना होगा तो आप उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे, और अगर वो आंसर 0 आ जाता है तो इट मीन्स कि दीज 3 वेक्टर्स लाइज इन दी सेम प्लेन और कोप्लेनर। तो ये थी स्टूडेंट्स थ्योरी। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4 को। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। फॉर द गिवन वेक्टर्स ए, बी एंड सी वी हैव टू प्रूव दैट the property a dot b cross c equals to b dot c cross a equals to c dot a cross b। तो हमें इन तीनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स को इक्वल प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम a डॉट b क्रॉस c से। a डॉट b क्रॉस c, जी स्टूडेंट्स a डॉट b क्रॉस c से मुराद हमारे यहाँ पे डिटर्मिनेंट है ऑफ a b एंड c। a के पॉइंट्स हैं हमारे पास 3 -1 एंड 2, b के पॉइंट्स हैं 2 3 -1 और C के पॉइंट्स हैं -1 2 एंड -3। अगर हम इन्हें एक्सपेंड करें, अब एक्सपेंशन स्टूडेंट्स आप तब सब स्टूडेंट्स को आती है, हम इसे रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। पहला एलिमेंट 3 है, इस कॉलम और रो को लेफ्ट कर दें, 3 3 -9, बीच में माइनस आएगा, यहाँ पे भी -2 बनेगा तो ये +2 बन जाएगा आपके पास। इसी तरह सेकंड का ऑर्डर माइनस होता है सेल्फ, इसके साथ माइनस है तो ये क्या बन जाएगा +1। सो यहाँ पे आ जाएगा -6 -1। अगर आप इस होल कॉलम को लेफ्ट करते हैं -6 -1। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास +2 इंटू, इस कॉलम रो को लेफ्ट कर दें, 2 2 4 +3। सो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आता है 3 इंटू -7 +1 इंटू -7 +2 इंटू 7 इक्वल्स टू -21 -7 +14 और एट दी एंड इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -14। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट आंसर है। सेकंड हम निकालते हैं b डॉट c क्रॉस a, b डॉट c क्रॉस a। अब इसके लिए भी डिटर्मिनेंट बनेगा, b के पॉइंट्स हमारे पास हैं, अब ये इंटरचेंज हो जाएंगी रोज, ये आ जाएगा 2 3 -1 -1 2 एंड -3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई एक रो या कॉलम इंटरचेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे तीनों अपने ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में a चला जाएगा, दैट इज 3 -1 एंड 2। सो रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, 2 इंटू 4 +3 सॉरी 4 -3, ठीक है। 2 2 4 माइनस इसका अपना और ये +3 बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास -3 के साथ -2 +9 आ जाएगा, इसको लेफ्ट करें। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास, इसका ऑर्डर तो प्लस में होगा लेकिन इसके अपने साथ माइनस है, -1 इंटू 1 -6, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 2 4 सॉरी 1 एंड -6, इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1 -3 इंटू 7 -1 इंटू -5। सो आवर रिजल्टिंग आंसर इज 2 -21 +5। इसको सॉल्व करें तो ये अगेन हमारे पास क्या बनता है, -14। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है C डॉट A क्रॉस B, C डॉट A क्रॉस B। तो C डॉट A क्रॉस B के लिए हमें अब कुछ इस तरह से चेंजिंग्स करनी होगी कि C हमारा फर्स्ट रो बनेगा, A हमारे सेकंड और B हमारा थर्ड। तो C के वर्टिसेस हैं हमारे पास -1 2 एंड -3, A के वर्टिसेस हैं 3 -1 एंड 2 और B के वर्टिसेस हैं 2 3 एंड -1। एक्सपेंड करें इसे रो 1 से, -1 इंटू इस कॉलम और रो को छोड़ दें, ये +1 -6। इसी तरह -2 इस कॉलम और रो को लेफ्ट करें, -3 -4। और नेक्स्ट का ऑर्डर प्लस में होता है लेकिन अपने साथ उसके माइनस है,
सो ये आ जाएगा आपके पास 3 3 ज़र 9 + 2। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास बनेगा -1 इंटू -5 -2 इंटू -7 -3 इंटू 11। अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनता है हमारे पास 5 + 14 -33। इस सारे को सॉल्व करें, 14 और 5 19, 19 - 33 आपके पास -14 आता है। दिस इज इक्वल टू -14। सो आपने देखा होगा कि तीनों के तीनों हमारे पास क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे प्रूव्ड A डॉट B क्रॉस C इक्वल्स टू B डॉट C क्रॉस A इक्वल्स टू C डॉट A क्रॉस B। तो ये तीनों हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन 1 पार्ट 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास A डॉट B क्रॉस C। ए के वर्टिसेस हैं स्टूडेंट्स हमारे पास -2 7 एंड 1, -2 7 एंड 1। B के वर्टिसेस हैं 4 2 एंड 1 और C के वर्टिसेस हैं 0 2 एंड 1। यहाँ I कंपोनेंट नहीं था, उसी जगह क्या आएगा 0। एक्सपेंड बाय रो 1 करते हैं। आपको याद होगा, मैं फिर रिकॉल करवा देता हूँ, डिटर्मिनेंट्स में हमने एक्सपेंशन में पढ़ा था फर्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर प्लस होता है, सेकंड का माइनस एंड थर्ड का फिर प्लस। सो हमने रो 1 से एक्सपेंड करना है तो प्लस माइनस प्लस के ऑर्डर को हमने फॉलो करना है। अब इसका अपना ऑर्डर प्लस में है लेकिन इसके साथ माइनस है। -2 इस रो और कॉलम को लेफ्ट करें, 2 - 2। इसी तरह -7 इस रो और कॉलम को लेफ्ट कर दें, 4 - 0। और नेक्स्ट है हमारे पास 1, इस कॉलम और रो को छोड़ दें, 4 2 ज़र 8 - 0। अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनता है हमारे पास -2 इंटू 0 -7 इंटू 4 एंड 1 इंटू 8। और मज़ीद देखें तो ये बनता है -7 7 4 ज़र 28 -28 + 8 दैट इज़ -20। सो ये फर्स्ट आंसर आपका आ रहा है -20। अब नेक्स्ट है B डॉट C क्रॉस A। तीनों के ऑर्डर्स चेंज कर देंगे। तो B के पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 4 2 1 और C के हैं 0 2 एंड 1 और A के हैं -2 7 एंड 1। एक्सपेंशन बाय रो 1। सो 4 इस कॉलम और रो को लेफ्ट कर दें, 2 - 7 -2 इंटू 2 बिकॉज -2 इस रो और कॉलम को लेफ्ट करेंगे तो 0 माइनस और -2 विल बिकम +2। इसी तरह 1, अब इस कॉलम और रो को लेफ्ट करें, 7 0 ज़र 0 माइनस आएगा बीच में और ये -4 विल बी +4। सो आपका आंसर बन रहा है 4 इंटू -5 और ये बनेगा -4 + 4। स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा -20। ये आपका सेकंड आंसर है। इसी तरह स्टूडेंट्स अब थर्ड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे C डॉट A क्रॉस B है। सो चेंज करें, 0 2 1 -2 7 एंड 1 और B है आपके पास 4 2 1। एक्सपेंड करते हैं रो 1 से। सो देखें फर्स्ट एक्सपेंशन तो 0 है, इसलिए एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस एलिमेंट से जो भी मल्टीप्लाई होगा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सपेंशन पे चलते हैं, दैट इज़ -2। इस कॉलम और रो को लेफ्ट करें, -2 -4 और नेक्स्ट है हमारे पास +1। इस कॉलम और रो को लेफ्ट कर दें, -4 -28। सो इसको देखें, ये बनता है -2 इंटू -6 +1 इंटू -32। अगर फर्दर देखें तो दिस विल बी +2 +12 एंड -32 और इनको सॉल्व करें तो आंसर बनता है हमारे पास -20। सो इससे भी हमारी जो आइडेंटिटी है वो प्रूफ हो गई है कि ये तीनों आपस में इक्वल हैं। सो दिस इज़ दी क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है हमारे पास। फॉर द गिवन वेक्टर्स A B एंड C वी हैव टू शो दैट A डॉट B क्रॉस C इक्वल्स टू -B डॉट A क्रॉस C इज इक्वल्स टू -A डॉट C क्रॉस B। तो हमें ये तीनों ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए इनको इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले हमें A डॉट B क्रॉस C निकालना है एज पर प्रीवियस पार्ट, A डॉट B क्रॉस C। सो इसके जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स बनेंगे वो हमारे पास आएंगे स्टूडेंट्स। A के एलिमेंट यहाँ से देखें हमारे पास कौन कौन से हैं। A है 1 1 और J कंपोनेंट 0 है, तो ये आ जाएगा 1 1 0। इसी तरह B के 0 1 1 और C के हमारे पास हैं 1 0 एंड 1। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, रो 1 से एक्सपेंड करते हैं इसको तो 1 आएगा स्टूडेंट्स। और इस कॉलम रो को लेफ्ट करें, 1 1 ज़र 1 -0
तो यहाँ पे सिर्फ 1 आ जाएगा। इसी तरह -1 इसको लेफ़्ट कर दें, 1 0 0 -1, ये -1 और लास्ट वाले को करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, वो 0 ही होगा क्योंकि जो भी आंसर आएगा उसमें 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बनना है। तो इस सारे को सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 + 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 2। ये फर्स्ट आंसर है। नेक्स्ट जो फाइंड करना है दैट इज़ -b क्रॉस b डॉट a क्रॉस c, -b डॉट a क्रॉस c। अब स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले b के एलिमेंट्स लिखने हैं। फिलहाल आप b के एलिमेंट लिखें। b के एलिमेंट्स कौन से थे, 0 1 1, ये टॉप पे आएंगे। इसी तरह a के एलिमेंट्स थे 1 1 0 और c के एलिमेंट्स थे 1 0 1। अब यहाँ पे हमने कहा गया था कि -b, अब आप b के एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। सो ये बन गया आपके पास -b डॉट a क्रॉस c। नाउ एक्सपेंड। अब फर्स्ट से करने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 होगा। नेक्स्ट एलिमेंट का ऑर्डर माइनस में होता है और ये खुद माइनस में, तो ये बन जाएगा +1। इस कॉलम और रो को लेफ्ट करें, 1 1 1 -0। इसी तरह ये प्लस में ऑर्डर होता है लेकिन ये खुद माइनस में है तो -1। इस रो कॉलम को लेफ्ट कर दें, 1 0 0 एंड -1, 0 -1। सो आंसर आएगा आपके पास 1 माइनस इंटू -1 दैट इज़ 1 + 1 और फाइनल आंसर आपके पास होगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अब थर्ड पे हमारे पास है -a डॉट c क्रॉस b। हम सबसे पहले लिखेंगे a के एलिमेंट्स को। ठीक है, पहले एक काम कर लें फिर माइनस से मल्टीप्लाई करें। a के एलिमेंट्स से हमारे पास 1 1 एंड 0, 1 1 एंड 0। c के एलिमेंट्स हैं 1 0 1 और b के एलिमेंट्स हैं 0 1 1। ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्योंकि माइनस से चाहिए था, माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें। अब एक्सपेंशन करें इनकी, एक्सपेंड करें रो 1 से तो यहाँ आएगा -1 इंटू इस कॉलम और रो को लेफ्ट कर दें, 0 -1 आ जाएगा। नेक्स्ट का ऑर्डर देखें अपना -1 होता है और ये खुद भी माइनस में है तो +1 आ जाएगा। इस कॉलम और रो को लेफ्ट करें, 1 -0 और ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 0 में है। सो ये बनेगा 1 + 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 2। सो स्टूडेंट्स 1 2 एंड 3 के हिसाब से ये तीनों हमारे हम लिखेंगे hence proved a डॉट b क्रॉस c इक्वल्स टू -b डॉट a क्रॉस c इक्वल्स टू -a डॉट c क्रॉस b। सो यहाँ से हमारा रिजल्ट वेरीफाई हुआ। सो दिस इज़ द क्वेश्चन 2 पार्ट 1। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन 2 पार्ट 2। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। यहाँ पर भी हमें वही 3 रिजल्ट प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले हम a डॉट b क्रॉस c निकालते हैं। a के कंपोनेंट्स हमारे पास हैं 7 -2 एंड 1, b के कंपोनेंट्स हैं 1 1 एंड 0 और c के हैं 0 1 एंड -1। एक्सपेंडिंग बाय रो 1, आप कॉलम 1 से भी कर सकते हैं, नो इशू, आपको एक्सपेंशन आती है। ठीक है, जिस तरह चाहें आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं रो 1 से कर रहा हूँ, 7 इस कॉलम और रो को लेफ्ट कर दें, -1 और ये 0 हो जाएगा। इसी तरह इसका अपना ऑर्डर माइनस में है, ये खुद भी माइनस में है तो +2। इस कॉलम और इस रो को छोड़ दें, -1 इंटू 1 -1 और 0 यानी -1। इस कॉलम और इस रो को छोड़ दें, सो ऑर्डर प्लस में है 1 और 1 1 0 1। सो ये सॉल्व करने के बाद -8। इसी तरह प्रीवियसली स्टूडेंट हमने कैसे किया था कि पहले एलिमेंट्स लिखे हैं देन b के एलिमेंट्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराया। b के एलिमेंट्स से 1 1 0, सो अब माइनस भी चाहिए था तो -1 -1 0। इसी तरह से एक्सपेंड किया, उसका भी आंसर -8। नेक्स्ट स्टूडेंट्स -a डॉट c, हमने a डॉट c क्रॉस b लिखा और फिर a के एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करवाया और फिर एक्सपेंड किया तो हमारे पास आंसर आया -8। सो तीनों के आंसर्स हमारे पास इक्वल हैं, इट मीन्स कि ये आइडेंटिटी वैलिड है। सो क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। नंबर 3 स्टूडेंट्स, एक आसान क्वेश्चन है। आपने सिर्फ ये शो करना है कि ये जो वेक्टर्स आपको दिए हुए हैं ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर के लिए क्या कंडीशन पड़ी थी हमने, अगर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए यानी a डॉट b क्रॉस c या b डॉट c क्रॉस a या c डॉट a क्रॉस b, ये तीनों में से कोई भी 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये कोप्लेनर है। तो हम कोई एक ले लेते हैं, हम यहाँ लिखेंगे वी हैव टू शो a डॉट b क्रॉस c इक्वल्स टू 0। और अच्छा स्टूडेंट्स, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की दूसरी नोटेशन ये भी है, a b एंड c, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसको हमने 0 प्रूफ करना है। हम निकालेंगे a b एंड c। मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस तरह भी लिखा जा सकता है। a के कंपोनेंट्स स्टूडेंट्स हमारे पास हैं
4। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक इशू ये है, इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। यहाँ पे स्टार्ट में ही मुझे प्लस लिखना चाहिए था। स्टूडेंट्स यहाँ पर ना अगर आप इन वेक्टर्स को लेकर चलेंगे तो आपका आंसर कोप्लेनर नहीं आएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे +4 लेकर चलते हैं तो आपका आंसर 0 आता है, अदरवाइज़ ये 0 नहीं आता। तो पेपर की ट्रिक आपको बता दूं कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो जिस तरह की वैल्यूज़ गिवन हैं उसी तरह से आपने शो करना है। बेशक यहाँ पे लिखा हो कि शो दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर और यही वैल्यूज़ हों माइनस के साथ, तो ये कोप्लेनर नहीं आएंगे। तो आपने लिख के आना है कि दीज आर नॉट कोप्लेनर बाय दीज वैल्यूज़, लेकिन खुद से इसको ठीक नहीं करना पेपर में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है, अगर क्वेश्चन कोई गलत स्टेटमेंट है भी तो उसको करेक्ट करके आपको बताना, लेकिन पेपर में आपने खुद से करेक्शन नहीं करनी। आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने जिस तरह की वैल्यूज़ हों उस तरह से सॉल्व किया हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास ए के अब कंपोनेंट्स क्या बनेंगे, 4, -6 और -2। आपने खुद भी ओरिजिनल वैल्यूज़ के साथ देखना है सॉल्व करके, तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास -1, 4 एंड 3, और नेक्स्ट है हमारे पास -1, 2 एंड, अच्छा यहाँ पे भी स्टूडेंट्स मिस्टेक है, इस सी में भी प्लस की जगह यहाँ पे 2 के साथ क्या है, माइनस है। ये दो करेक्शंस आपने करनी है यहाँ पे, ठीक है। ये -1, -2 और -3। अब स्टूडेंट्स इसको एक्सपेंड करें, 4, अब हमारे पास स्पेस है, हम इसको फुल प्रॉपर एक्सपेंशन करते हैं इसकी। फर्स्ट रो और कॉलम को छोड़ दें, 4, 3, -2 और -3, माइनस -6, -1, 3, -1, -3। नेक्स्ट है हमारे पास -2, -1, 4, -1 एंड -2। अब स्टूडेंट्स A डॉट B क्रॉस C इक्वल्स टू 4 -12 प्लस 3 2 6, माइनस आएगा लेकिन ये माइनस भी उसको प्लस कर देगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास ये +6 हो जाएगा, ये बनेगा +3 +3, और नेक्स्ट बनेगा स्टूडेंट्स हमारे पास -2 2 + 4। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा ABC इक्वल्स टू 4 इंटू -6, 6 इंटू 6, -2 इंटू 6। दिस विल बी -24 प्लस 36 -12, और आपको पता है कि ये -12 और -24 ये तो 12 का टेबल है, ये -36 बनेगा और ये +36, तो आंसर आ जाएगा 0। सो हमने शो कर दिया कि ये वेक्टर्स क्या हैं, कोप्लेनर हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि ये वैल्यूज़ आपने क्वेश्चन में करेक्शन कर लेनी है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट दी वेक्टर्स, जो वेक्टर्स हैं आपके पास ये कोप्लेनर है। अगर ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो हमारे पास मानना पड़ेगा कि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होगी। हम लिखेंगे एज गिवन A डॉट B क्रॉस C इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्योंकि ये कोप्लेनर है तो ये हमें गिवन है। अब हम यहाँ पे इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हम 0 के इक्वल रख के लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो A के वर्टिसेस हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स बनते हैं 1 -2 3, 1 -2 3। B के वर्टिसेस हैं हमारे पास -2 3 एंड -4, और C के वर्टिसेस हैं हमारे पास -1 लैम्डा एंड 2। इसको एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट्स 1 से, रो 1 से, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा -4 एंड 2, फिर माइनस इंटू -2 -2 -1 -4 एंड 2। इसी तरह जब +3 आएगा तो यहाँ बनेगा आपके पास -2 -1 3 एंड लैम्डा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये बनेगा ABC 6 माइनस और ये माइनस प्लस लैम्डा, इसी तरह +2 इंटू -4 -4, और +3 इंटू -2 लैम्डा +3। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारे पास बनेगा ABC स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 6 प्लस लैम्डा, ये बनेगा -8 इंटू 2 -16, और ये बनेगा -6 लैम्डा
और +9। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा माइनस के यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास 6 + 4 लैम्डा आता है। 4 लैम्डा माइनस ये -2 लैम्डा हो जाएगा और 9 एंड 6 15, 15 - 16 दैट इज़ -1। सो ये हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, गिवन ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। सो हमने क्या करना है, अपने आंसर को 0 के इक्वल रख देना है। ये आ जाएगा -2 लैम्डा -1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो आएगी -1/2। सो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रूफ करना है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कोप्लेनर। अगर ये 4 पॉइंट्स कोप्लेनर हैं। अब 4 पॉइंट्स की मदद से हम 3 वेक्टर्स जनरेट करेंगे। स्टूडेंट्स आपकी चॉइस है, आप सी फिक्स करके वहाँ से 3 रेज निकाल कर 3 वेक्टर्स फाइंड करें, ए को फिक्स करें, डी को फिक्स करें, सी को फिक्स करें, इट्स अप टू यू। तो मैंने यहाँ पे बी को एज अ ओरिजिन पॉइंट मानते हुए उससे 3 वेक्टर्स को जनरेट किया है, बी से ए, बी से सी और बी से डी। बी से ए तक की लेंथ को ए कहा है, बी से सी तक की लेंथ को बी कहा है और बी से डी तक की लेंथ को स्मॉल सी कहा है, सी वेक्टर। तो सबसे पहले मेरा टारगेट है स्टूडेंट्स यहाँ पे ए फाइंड करना। ठीक है, यहाँ लिखूंगा मैं फर्स्ट फाइंड ए बी एंड सी। अब ए क्या था, ए है मेरे पास बी से ए तक, दैट इज बेसिकली ए माइनस बी। ठीक है, सो ए माइनस बी मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ए के पॉइंट्स हैं मेरे पास -1, 4 एंड -3 और माइनस कर देंगे इसमें से बी के पॉइंट्स जो कि हैं 3 लैम्डा एंड -5। स्टूडेंट्स इसकी सब्ट्रैक्शन आपने खुद करनी है, आपको वैसे वर्बली भी आनी चाहिए। -1 - 3 विल बिकम -4। इसी तरह 4 माइनस लैम्डा ये एज इट इज़ लिखा जाएगा और -3 माइनस इंटू -5 दिस विल बी +2। ठीक है, ये बनेगा 3 + 5 -3 + 5 तो ये +2। इसी तरह से नेक्स्ट फाइंड करना है हमें बी। बी है स्टूडेंट्स हमारे पास बी और सी, दैट इज़ बेसिकली सी माइनस बी। तो सी के वर्टिसेस हैं मेरे पास -3, 8 एंड -5। माइनस बी के वर्टिसेस थे 3 लैम्डा और -5। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो -3 - 3 विल बिकम -6, दिस विल बी 8 माइनस लैम्डा और -5 ये +5 बनेगा, कैंसिल होके यहाँ पे हमारे पास 0 रह जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमें डी चाहिए, सॉरी सी चाहिए, स्मॉल सी है हमारे पास बी से डी तक, इसको हम लिखेंगे बी डी और दैट इज़ बेसिकली डी माइनस बी। सो डी के वर्टिसेस थे हमारे पास -3, 2 एंड 1 और बी के वर्टिसेस हैं हमारे पास 3 लैम्डा एंड -5। सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये बनेगा -6, 2 माइनस लैम्डा एंड 1 माइनस -5 दैट इज़ +6। सो इस तरह से ये 3 वेक्टर्स स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए। अब हमने ये मानना है कि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है क्योंकि ये हमें गिवन है कि वो कोप्लेनर है। सो हम इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास ए के वर्टिसेस हैं -4, 4 माइनस लैम्डा और 2। इसी तरह बी के वर्टिसेस हैं -6, 8 माइनस लैम्डा और 0 और सी के वर्टिसेस हैं हमारे पास -6, 2 माइनस लैम्डा और 6। अब स्टूडेंट्स देखें कॉलम 3 को अगर आप देखें तो इसके ऑर्डर क्या बनते हैं, प्लस माइनस प्लस, इसका ऑर्डर हमारे पास प्लस में होगा, माइनस प्लस माइनस इसका ऑर्डर माइनस में होगा, प्लस माइनस प्लस इसका ऑर्डर हमारे पास प्लस में होगा। तो हम कॉलम 3 से एक्सपेंड करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ एक हमारे पास 0 है। सो एक्सपेंशन हमने अच्छी तरह से चैप्टर 2 में पढ़ी हुई है, हम किसी भी कॉलम रो से एक्सपेंड कर सकते हैं। अब यहाँ से फ़ायदा ये होगा कि एक हमारे पास एक्सपेंशन आएगी ही नहीं। सो 2 से एक्सपेंड करते हैं, इस कॉलम और इस रो को छोड़ दें, जिस कॉलम और रो में 2 है उसको छोड़ दें। ये आ जाएगा -6 इंटू 2 माइनस लैम्डा, बीच में आएगा -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 माइनस लैम्डा से,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहली एक्सपेंशन आ गई। अब जीरो वाली नहीं लिखनी है आपने, +6 से लिखना है। 6 इंटू इस कॉलम और इस रो को छोड़ दें, -4 इंटू 8 माइनस लेमडा, बीच में आएगा माइनस, और -6 मल्टीप्लाई होगा किससे, 4 माइनस लेमडा से। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारी ये एक्सपेंशन हुई। अब हम यहाँ इसको करते हैं A, B एंड C। ये बनेगा स्टूडेंट्स 2 -6 -12 +6 लेमडा, माइनस और माइनस +6 इंटू 8 48 +6 इंटू माइनस लेमडा -6 लेमडा, ये बन गया स्टूडेंट्स। इसी तरह +6 दिस विल बी -32 +4 लेमडा, माइनस और ये माइनस +6 4 24 -6 लेमडा। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास बनेगा 2, यहाँ पर माइनस और ये लेमडा कैंसिल हो गए। 48 - 12 हमारे पास बनते हैं 36। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 36। यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा 6 इंटू -32 और +24, कितने बने स्टूडेंट्स, दैट इज़ -8, और 4 लेमडा -2 8 दैट इज -2 लेमडा। मज़ीद सॉल्व करते हैं तो 36 2s are 72 -48 एंड -12 लेमडा, और ये सारी स्टेटमेंट जीरो के इक्वल है क्योंकि ये कोप्लेनर है। यहाँ से हम लेमडा की वैल्यू निकालते हैं। 72 - 48 कितने बने स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गए 24 -12 लेमडा इक्वल्स टू 0, और यहाँ से अगर हम 12 लेमडा को वहाँ ले जाएं तो 24 इज इक्वल टू 12 लेमडा, और 12 डिवाइड हो जाएगा 24 के नीचे, तो यहाँ से लेमडा की जो वैल्यू है हमारे पास वो बनती है 2। सो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेमडा का आंसर आ जाएगा 2। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में हमें गिवन है स्टूडेंट्स कि ये A, B और C जो हैं ये कोप्लेनर हैं। चलें पहले इनका हम डिटर्मिनेंट बनाते हैं। अगर ये कोप्लेनर है तो फिर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। उसके लिए इसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाते हैं। A के कंपोनेंट्स हैं हमारे पास अल्फ़ा 1 और 1, B के कंपोनेंट्स हैं 1 बीटा 1, और C के कंपोनेंट हैं 1 1 गैमा। ठीक है, अब जो प्रूफ हमने करना है स्टूडेंट्स उसमें देखें 1 माइनस अल्फा 1 माइनस बीटा टाइप कोई चीज़ आ रही है, तो हम एक्सपेंड करने से पहले यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाते हैं। ये चीज़ तो हमारे पास 0 होगी, यहाँ हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, और वो ऑपरेशन क्या होगा, वो होगा आपके पास C1 -C3 एंड C2 -C3। ये क्या है स्टूडेंट्स, हम कॉलम 1 को कॉलम 3 में से और कॉलम 2 को कॉलम 3 में से माइनस कर रहे हैं। चेंजिंग हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था, चेंजिंग सिर्फ पहले वाली वैल्यूज़ में आती है। कॉलम 3 क्योंकि लास्ट पे, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। चलें C1 -C3 करवाएं। अल्फ़ा -1 एज इट इज़, 1 - 1 0 1 माइनस गैमा। अब C2 -C3 करवाएं। 1 - 1 0 बीटा -1 और 1 माइनस गैमा, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। और ये चीज़ हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। नाउ एक्सपेंड करते हैं इसको रो 1 से। रो 1 से जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा -1 और यहाँ आ जाएगा बीटा -1 1 1 माइनस गैमा और गैमा। इसी तरह 0 से करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट 1 से करें। कॉलम रो को लेफ़्ट कर दें, ये बनेगा 0 1 माइनस गैमा बीटा -1 1 माइनस गैमा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब और ये चीज़ हमारे पास 0 के इक्वल है, ये बनेगा अल्फ़ा -1, यहाँ पे देखिए ये बनेगा गैमा इंटू बीटा -1 माइनस 1 माइनस गैमा, प्लस ये चीज़ तो 0 हो जाएगी, आपके पास आएगा -1 माइनस गैमा इंटू बीटा -1 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। अब इस सारे को सॉल्व करके हमने कुछ ये शेप बनानी है स्टूडेंट। ओके, तो चलते हैं इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये क्या बनेगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करवाएं पहले इंटरनली। ये गैमा, जब ये अल्फ़ा -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा गैमा इंटू अल्फ़ा -1 बीटा -1। अब गैमा -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा अल्फ़ा -1 इंटू 1 माइनस गैमा। अब स्टूडेंट्स इसको मैं ज़रा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये 1 माइनस गैमा है ना, और ये बीटा -1 है। इसको अगर मैं लिख दूँ 1 माइनस बीटा, माइनस कॉमन ले लूँ तो ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। सो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस गैमा और 1 माइनस बीटा।
इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये माइनस कैसे रिमूव हुआ, मैंने इस माइनस को अंदर अप्लाई करवा दिया इस बीटा के टर्म के साथ, तो ये बन गया माइनस बीटा प्लस वन, दैट इज़ वन माइनस बीटा। प्रोडक्ट फॉर्म में थी तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया। ओके, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे पास अल्फ़ाबेट पहले है और वन बाद में, वहाँ से माइनस वगैरह कुछ कॉमन लेंगे। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा माइनस वन और यहाँ आ रहा है बीटा माइनस वन। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा गैमा इंटू अल्फ़ा माइनस वन। इसको भी मैं लिख सकता हूँ वन माइनस अल्फ़ा, इसको लिख सकता हूँ वन माइनस बीटा। एक माइनस यहाँ से आएगा, एक माइनस यहाँ से आएगा, तो वो दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस। अगर मैं आपको रफली बताऊँ तो इस तरह से देखें, आपके पास लिखा हुआ है अल्फ़ा माइनस वन और बीटा माइनस वन। यहाँ से माइनस कॉमन लें तो ये बनेगा वन माइनस अल्फ़ा, इधर से माइनस कॉमन लें इसका तो ये बनेगा वन माइनस बीटा। सो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके फिर प्लस हो गए, तो ये आ जाएगा वन माइनस बीटा, इस तरह से। ठीक है, प्रोडक्ट के रिलेशनशिप में ये। सो यहाँ से इनके माइनसेस कॉमन लिए इस शेप में आ गए। ये आपके पास लिखा हुआ है अल्फ़ा माइनस वन, इसको मैं करता हूँ वन माइनस अल्फ़ा, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी वन माइनस गैमा है, प्लस वन माइनस गैमा और ये है वन माइनस बीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। शेप सारी आपने इस तरह से बनानी थी कि क्योंकि यहाँ पे वन पहले है और अल्फाज बाद में या बीटाज बाद में, तो यहाँ पे भी हमने यही किया, जहाँ जहाँ से ये पहले थे वहाँ से माइनस बाहर निकालते गए और ये हमारे पास। अब स्टूडेंट्स आपने पूरी इस स्टेटमेंट को, इसको वन कह लें, इसको डिवाइड करना है वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस बीटा ऑन बोथ साइड्स। हम लिखेंगे डिवाइडिंग वन बाय वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन माइनस गैमा। ठीक है, ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गैमा वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस बीटा ओवर अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन माइनस गैमा, प्लस इसी तरह स्टूडेंट्स इसके नीचे भी डिवाइड हो जाएगा वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस गैमा ओवर वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस बीटा एंड वन माइनस गैमा, प्लस अब ये स्टेटमेंट इसके नीचे भी डिवाइड में यहाँ साइड पे लिखता हूँ वन माइनस गैमा वन माइनस बीटा ओवर वन माइनस अल्फ़ा वन माइनस बीटा वन माइनस गैमा इक्वल्स टू ज़ीरो। ज़ीरो के नीचे भी डिवाइड होगा लेकिन वो ज़ीरो हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, क्या रह गया आपके पास, गैमा ओवर वन माइनस गैमा। यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, क्या रह गया, वन ओवर वन माइनस बीटा। यहाँ पर ये बीटा और बीटा कैंसिल हुआ, गैमा और गैमा ये कैंसिल नहीं हुआ, यहाँ पे रह गया वन ओवर वन माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जो चीज़ आपने प्रूफ करनी है उसमें देखें राइट साइड पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है, तो आप लिखें एडिंग वन ऑन बोथ साइड, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। सो यहाँ लिखेंगे वन प्लस गैमा ओवर वन माइनस गैमा प्लस वन ओवर वन माइनस बीटा प्लस वन ओवर वन माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू वन। दोनों तरफ हमने वन की एडिशन कर दी है स्टूडेंट्स। अब ये देखें यहाँ पे एलसीएम फॉर्म लगाते हैं तो ये बनेगा वन माइनस गैमा प्लस गैमा ओवर वन माइनस गैमा, यहाँ पे वन ओवर वन माइनस बीटा वन ओवर वन माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू वन। ये इसको सॉल्व करें तो ये कैंसिल हुआ, तो डिज़ायर स्टेटमेंट आ जाएगी हमारी वन ओवर वन माइनस गैमा वन ओवर वन माइनस बीटा वन ओवर वन माइनस अल्फ़ा इक्वल्स टू वन। ऑर्डरिंग चेंज कर लें, अल्फ़ा बीटा और गैमा को अरेंज कर लें, तो ये आपका रिजल्ट है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2। ये आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ से क्वेश्चन दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। सो ये स्टूडेंट्स आपका प्रूफ है, इसको ध्यान से और बार बार प्रैक्टिस करने से ही ये क्वेश्चन आएगा। इजी है, आप हल कर सकते हैं। चलते हैं इसके क्वेश्चन 5 की तरफ। नंबर 5 एक आसान पार्ट है स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर ए बी सी कोप्लेनर हो तो प्रूफ करें कि ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए भी कोप्लेनर है। गिवन हमें है स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन ए डॉट बी क्रॉस सी ये ज़ीरो के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब फिर बी डॉट सी क्रॉस ए भी ज़ीरो होगा और सी डॉट
ए क्रॉस बी भी इक्वल होगा, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट्स हम क्वेश्चन 1 में प्रूफ करके आए इक्वल होती हैं। तो ए बी सी का कोई भी कम्बिनेशन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वो 0 के इक्वल है, ये हमें गिवन है। हमने प्रूफ करना है टू प्रूव ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए ये 0 के इक्वल है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है स्टूडेंट्स। चले मैं यहाँ पे वैसे ब्रैकेट ना भी लगाएं तो कोई मसला नहीं है। प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि देयर इज़ नो कन्फ्यूजन बिटवीन ए डॉट बी क्रॉस सी और ब्रैकेट वाइज बी क्रॉस सी। सो ये चीज़ आपने 0 के इक्वल प्रूफ करनी है, ठीक है। तो इसकी ये हमने प्रूफ करना है, इसको 1 कहते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेट करते हैं। ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। सबसे पहले इंटरनली स्टूडेंट्स क्रॉस लें। इंटरनली क्रॉस इसका क्या बनेगा, ए प्लस बी एज इट इज़ रहेगा। इंटरनली क्रॉस का मतलब, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट भी अपना एसोसिएटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, तो बी का क्रॉस इन दोनों के साथ पहले लेंगे तो ये बनेगा बी क्रॉस सी। अब बी का क्रॉस ए के साथ बनेगा बी क्रॉस ए, फिर बनेगा स्टूडेंट्स सी क्रॉस सी, और फिर हम लिखेंगे सी क्रॉस ए, ठीक है। ये हमने इंटरनली क्रॉस ले लिया। यही स्टेप आगे मूव करेगा तो आ जाएगा ए प्लस बी डॉट। अच्छा, अब स्टूडेंट्स इसमें से देखें, ये सेम वेक्टर्स हैं, दो सेम वेक्टर्स का क्रॉस हमने पढ़ा था कि 0 होता है, देयर इज एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, सो साइन इज 0 0, दैट्स वाई टू सेम वेक्टर्स हैव दी क्रॉस प्रोडक्ट 0। सो ये तो हो गया 0। हमारे पास सिर्फ क्या रह गया, हमारे पास रह गया बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ये हमारे पास रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ रीज़न दे देते हैं कि सी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स ए प्लस बी का डॉट लें इन सब के साथ, ठीक है। तो पहले ए का डॉट लेंगे इन सब के साथ, तो यह आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस सी, फिर ए का डॉट लेंगे बी क्रॉस ए के साथ तो आ जाएगा ए डॉट बी क्रॉस ए, फिर ए का डॉट लेंगे सी के साथ तो यह आ जाएगा ए डॉट सी क्रॉस ए। अब बी की बारी है, बी डॉट बी क्रॉस सी, फिर बी डॉट बी क्रॉस ए, और फिर बी डॉट सी क्रॉस ए। यह आ गया स्टूडेंट्स। अब एक चीज़ जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी थ्योरी में, वो क्या थी कि अगर यहाँ पे ये देखें, इफ एनी टू वेक्टर्स आर सेम और पैरेलल देन ए डॉट बी क्रॉस सी इज 0। अगर कोई से दो वेक्टर आपस में पैरेलल या इक्वल हों तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट वैसे ही 0 के इक्वल हो जाता है। इन सारी स्टेटमेंट्स को देखें, ए डॉट बी क्रॉस सी तो तीनों डिफरेंट हैं, ये एज इट इज रहेगा। ए डॉट बी क्रॉस ए और ए दोनों सेम आ रहे हैं, दैट्स वाई ये 0 हो गया। यहाँ पर भी ए और ए इक्वल हैं या सेम हैं, ये भी 0 हो गया। यहाँ पर बी और बी इक्वल हैं, ये भी 0 हो गया। यहाँ भी बी और बी इक्वल हैं, ये भी 0 हो गया। और सिर्फ ये डिस्टिंक्ट था, यहाँ पे तीनों अलग अलग हैं, ये हम एज इट इज़ लिखा रहने देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और प्रॉपर्टी का हवाला दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज टू सेम वेक्टर्स ए बी, चलो ये लिख देता हूँ, इक्वल्स टू 0। अगर दो सेम वेक्टर्स हों तो ये 0 होता है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ ये दो स्टेटमेंट्स बाकी हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी और बी डॉट सी क्रॉस ए। स्टार्ट में भी हमने पढ़ा था कि अगर ये तीनों कोप्लेनर है, ये हमें गिवन था कि ये कोप्लेनर है, तो फिर ये तीनों स्टेटमेंट्स क्या होंगी, 0 होंगी। तो इनकी अपनी वैल्यू भी क्या है, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप रीज़न देंगे गिवन की, गिवन ए बी सी, ये हमें गिवन था कि ये 0 है या कोप्लेनर है। तो देखें आप कहाँ से स्टार्ट हुए थे, आपने लेफ्ट हैंड साइड ली थी, इस सारी साइड को सॉल्व करते करते एट दी एंड आपकी राइट साइड यानी कि 0 आ गई। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया, दिस इम्प्लॉइज ए प्लस बी, बी प्लस सी
सी प्लस ए आर कोप्लेनर, ये भी क्या है, कोप्लेनर है। अगर इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट स्टूडेंट्स पेपर में इस तरह से आ जाए कि इफ ए बी सी आर कोप्लेनर देन द सम ऑफ टू वेक्टर्स is also coplanar, so a plus b plus c and c plus a, इस तरह से फिर भी आप कर सकते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। सो स्टेटमेंट चेंज करके भी दी जा सकती है। सो या तो वो इसी तरह दे देंगे या लिखेंगे कि सम ऑफ रिस्पेक्टिवली टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0 या कोप्लेनर, तो फिर आपने इस तरह से सॉल्व करना है। तो चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है और इसमें जो मेन गलती हम लोग करते हैं उसको आज हम हाईलाइट करेंगे। हम बड़ी आसानी के साथ ये कह देते हैं कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो वो इक्वल भी होंगे और उनकी जगह फिर हम एक दूसरे को रिप्लेस कर देते हैं। बहुत से क्वेश्चन सॉल्विंग मैंने अक्सर इसी क्वेश्चन की देखी है कि जहाँ पे बड़ी आसानी से क्वेश्चन को 2 से 3 स्टेप में सॉल्व कर दिया गया और कहा गया है कि अगर कोई दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो एक दूसरे की जगह रिप्लेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, दो वेक्टर्स का पैरेलल होना उनके इक्वल होने की एश्योरिटी नहीं है, ठीक है। ये कंसेप्ट ज़रा से मैंने आपको हाईलाइट किया। अब चलते हैं इस बात को एक्सप्लेन करते हैं। देखें, हमारे पास है इफ़ ए बी एंड सी आर दी नॉन ज़ीरो वेक्टर्स, ए बी सी जो हैं वो कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, सच दैट सी इज़ अ यूनिट वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। हमें ए बी सी में 3 वेक्टर्स दिए गए हैं और 3 वेक्टर्स में से एक वेक्टर जो है ना वो सी यूनिट वेक्टर है, यानी कि सी इज़ अ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब यहाँ वो एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। एंड परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है स्टूडेंट्स। दिस एम्प्लॉयज सी डॉट ए एंड सी डॉट बी दिस इज इक्वल टू 0, एक इन्फॉर्मेशन तो ये देती है। एंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज π/6, ए और बी के दरमियान जो एंगल है दैट इज π/6। प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक बात ज़रा गौर करें कि आपको ये कहा गया है कि सी इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि दो वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो भी उन दोनों वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर होता है। मींस कि अगर आपके पास ये एक वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ए क्रॉस बी डॉट ए और ए क्रॉस बी डॉट बी ये भी 0 होता है। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सी भी एक वेक्टर है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब एक वेक्टर तो ए क्रॉस बी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, एक वेक्टर सी है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो फिर ए क्रॉस बी और सी में क्या रिलेशनशिप है, ये क्वेश्चन पहले भी हमने किया था। तो फिर ए क्रॉस बी और सी पैरेलल वेक्टर्स होंगे, क्योंकि दोनों ही ए बी के परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों फिर क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, हम यहाँ लिखते हैं कि एज सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, also A cross B is perpendicular to both A and B, ठीक है स्टूडेंट्स। हमें ये भी पता है कि A क्रॉस B भी परपेंडिकुलर होता है। अब A क्रॉस B भी परपेंडिकुलर है और C भी परपेंडिकुलर है, तो फिर इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा, देन इट इज श्योर दैट A क्रॉस B इज पैरेलल टू सी वेक्टर। तो फिर ये दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। अगर पैरेलल होंगे तो इसका मतलब इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होगा वो होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सम लेमडा टाइम्स सी। ये हमारे पास पैरेलल का रिलेशनशिप है। अब स्टूडेंट्स, देयर इज नॉट एश्योरिटी दैट टू पैरेलल वेक्टर्स आर इक्वल। हम कभी भी ए क्रॉस बी की जगह सी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम लेमडा सी लिख सकते हैं लेकिन सी नहीं लिख सकते, और कभी भी सी की जगह पे ए क्रॉस बी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ये पैरेलल है। हम लिखते हैं पैरेलल वेक्टर्स नीड नॉट टू बी equal and can't replace each other।
और आप इन्हें कभी भी एक दूसरे की जगह पे रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर क्वेश्चन में कहीं पे आप इस तरह का क्वेश्चन देखें जहाँ पे 2 से 3 स्टेप में फ़ौरन से इस आइडेंटिटी के अंदर A क्रॉस B जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे C पुट कर दिया जाए और सॉल्व कर दिया जाए, तो वह क्वेश्चन स्टूडेंट्स गलत है, लॉजिकली रॉन्ग है। कभी भी आप A क्रॉस B की जगह सिर्फ C रिप्लेस नहीं कर सकते और C की जगह कभी भी आप A क्रॉस B रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, आप लैम्डा टाइम्स C ज़रूर रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट के पैरेलल वेक्टर्स नीड नॉट टू बी इक्वल। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी आइडेंटिटी को। अब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि इनकी मैग्नीट्यूड 1 है सी की, अच्छा ये दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 हैं और ये रिलेशनशिप है A क्रॉस B और C के दरमियान। तो हम अपनी आइडेंटिटी की स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले राइट हैंड साइड 1/4 A मैग्नीट्यूड स्क्वायर B मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं 1/2 A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। अब इसको दोबारा से हम लिख सकते हैं A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड साइन ऑफ π/6, 1/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन π/6। और ये क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम मॉडुलस से रिप्लेस कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपके, अब यहाँ पे n यूनिट वेक्टर ख़त्म हो गया क्योंकि स्क्वायर की वजह से ये मॉडुलस में आ गया। 1/2 की जगह हमने लिखा है π/6 क्योंकि साइन 30 जो है हमारे पास साइन ऑफ 30 डिग्री, दिस इज 0.5 और 1/2। अब स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशन है आपके पास, ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये है A क्रॉस B मैग्नीट्यूड और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये है A क्रॉस B मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये वाली पूरी चीज़, ये एब्सोल्यूट की डेफिनेशन है। अब हमारे पास A क्रॉस B मैग्नीट्यूड आ गया स्टूडेंट्स। हमें ये पता है कि A क्रॉस B किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स C। हम इस मैग्नीट्यूड के अंदर इसको लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स C बिकॉज A क्रॉस B इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स C और ऊपर क्या है स्टूडेंट, स्क्वायर है। अब यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर्स को अलग अलग करें, लैम्डा का स्क्वायर अलग हो जाएगा, C का स्क्वायर अलग हो जाएगा। अब लैम्डा का स्क्वायर तो कोई कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। C का मैग्नीट्यूड हमने क्या पढ़ा, दिस इज 1, सो 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड सॉरी, उसका आंसर आ रहा है लैम्डा स्क्वायर, यानी कि 1/4 A मैग्नीट्यूड स्क्वायर B मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। इसको आप 1 का नाम दे दें, दिस इज 1। अब इसी तरह से आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करें, लेफ्ट हैंड साइड को, और उसका आंसर भी क्या आना चाहिए, लैम्डा स्क्वायर। तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कभी भी आपने गलती से भी कभी भी A क्रॉस B की जगह सिर्फ C रिप्लेस नहीं करना। देखिए हमें 1 आंसर नहीं चाहिए, हमें दोनों का आंसर सेम चाहिए। अब गलती कहाँ होती है, फ़ौरन से A क्रॉस B की जगह C रिप्लेस कर देते हैं। अब C और A क्रॉस B पैरेलल हैं, इक्वल नहीं है, तो A क्रॉस B की जगह क्या आएगा, लैम्डा C। तो ये आ गया लैम्डा स्क्वायर। अब चलते हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ABC का स्क्वायर। अब इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, इसको आप लिख सकते हैं A डॉट B क्रॉस C और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। और इसको आप दोबारा से इंटरचेंज कर सकते हैं C डॉट A क्रॉस B में, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये हम आइडेंटिटी पढ़ के आए हुए हैं और इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है। अब स्क्वायर है तो इसका मतलब आप इसे क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं C क्रॉस डॉट A क्रॉस B का स्केलर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाली पूरी चीज़ स्केलर है और कभी भी स्केलर का मैग्नीट्यूड स्केयर दोनों सेम होते हैं। किसी भी स्केलर का लैम्डा स्केयर इज इक्वल टू लैम्डा मैग्नीट्यूड स्केयर, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्केलर वैल्यू है, इसके ऊपर आप मैग्नीट्यूड अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखें, ये है आपके पास C और इस A क्रॉस B को आप क्या लिख सकते हैं, इस A क्रॉस B को आप लिख सकते हैं लैम्डा टाइम्स C, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। तो आप इस A क्रॉस B को रिप्लेस करवा सकते हैं लैम्डा टाइम्स C और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अब ये है लैम्डा और इसको आप लिख सकते हैं C डॉट C स्क्वायर, ये बन जाएगा आपके पास लैम्डा C स्क्वायर C डॉट C, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसके ऊपर भी क्या है, स्क्वायर है, यह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, यह आ जाएगा C स्क्वायर का स्क्वायर। अब
सी का मैग्नीट्यूड तो हमने पढ़ा है 1, 1 के स्क्वायर का स्क्वायर भी 1 होगा, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर एज वेल, इसको आप 2 कह दें। अब इस साइड का भी आंसर क्या आया है, कोई लैम्डा स्क्वायर, इससे पहले वाली साइड का भी आंसर लैम्डा स्क्वायर आया था, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हमारा यहाँ पे आंसर 1 लाना ज़रूरी नहीं था, ये लैम्डा स्क्वायर ड्यू टू पैरेलल आ रहा है हमारे पास, और ए क्रॉस बी और सी आपस में पैरेलल वेक्टर्स हैं, ना कि इक्वल। तो इस तरह की छोटी छोटी इलॉजिकल मिस्टेक से आपने बचना है, अपने क्वेश्चंस को हमेशा राइट डायरेक्शन में सॉल्व करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगेन एक आसान क्वेश्चन स्टूडेंट, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप हमने फाइंड करना है, और वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइप का क्या फार्मूला हमने पढ़ा था, उसका फार्मूला था स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड थी। सो हम यहाँ पे सबसे पहले ए डॉट बी क्रॉस सी निकालेंगे, ए बी सी इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स 2 3 -4 1 2 -3 एंड 3 1 and 1। इसको हम एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट्स 2, सो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2 1 -3 1, -3 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 1 3 -3 1, और -4 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 1 3 2 और 1। तो ए बी और सी ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 + 3 -3 × 1 + 9 -4 × 1 -6। मज़ीद सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 × 5 -3 × 10 -4 × -5। फर्दर सॉल्व करें तो ए डॉट बी क्रॉस सी हमारे पास बनता है 10 - 30 + 20 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने इसका क्या लेना है स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड। हम लेंगे एब्सोल्यूट ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, और ये भी हमारे पास 0 मैग्नीट्यूड, दैट इज़ 0। अब बच्चों यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसका तो वॉल्यूम आ गया हमारे पास 0। अब वॉल्यूम 0 आएगा तो हम क्या कहेंगे, अब देखें पैरेललोपाइप तो एक 3 डायमेंशनल फिगर है हमारे पास, जिसकी हर फेस एक पैरेललोग्राम है, और उसका वॉल्यूम कहते हैं हुजम को, और अगर उसका पूरा वॉल्यूम या हुजम ही हमारे पास 0 हो जाए तो फिर हम क्या रिजल्ट डिडक्ट कर सकते हैं, ये बात आपके लिए समझना ज़रूरी है। हम यहाँ पर लिखेंगे इफ़ द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम is 0, it means the vectors that form parallelopiped are coplanar। एक रिजल्ट, ठीक है, एंड डू नॉट स्पैन दी 3 डायमेंशनल स्पेस। और अगर एडवांस लेवल पे बात करें तो ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर हैं स्टूडेंट्स। लीनियरली डिपेंडेंट आपके सिलेबस का या आपके कंसेप्ट का अभी हिस्सा नहीं है, ये लीनियर अलजेब्रा की एडवांस एक वेक्टर थ्योरी है, जिसमें 3 वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट अगर हो जाएं तो वो फिर 3 डायमेंशनल स्पेस को नहीं बनाते। खैर, यहाँ पर आपने एक बात को याद रखना है कि अब 3 डायमेंशनल का मतलब है कि उसमें तीनों डायमेंशनल यूज़ हों, ठीक है। लेकिन जब आपका वॉल्यूम ही 0 हो जाए तो फिर इसका मतलब ये है कि आपके वो वेक्टर्स जो ये पैरेललोपाइप्ड बना रहे हैं वो दरअसल क्या हैं, कोप्लेनर हैं, और ये 3 डायमेंशनल स्पेस को स्पैन नहीं करते। स्पैन कहते हैं बनाने को, ठीक है जी। सो ये था स्टूडेंट्स इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम का 0 आना आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम 0 से क्या मुराद है। चलते हैं इसकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है कि इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइप, और 3 वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका
डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाते हैं और इसको इस तरह से हमने रो 1 से एक्सपेंड कर लिया। सो ए डॉट बी क्रॉस सी का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, -3 इंटू 12 माइनस 6 इंटू 6 प्लस 3 एंड 1 इंटू 2 प्लस 2। अगर सॉल्व करते हैं तो ए डॉट बी क्रॉस सी हमारे पास बनता है -3 इंटू 6 -6 इंटू 9 प्लस 4, 1 इंटू 4 यानी कि 4, और सॉल्व करते हैं तो -18 माइनस 54 प्लस 4 दैट इज़ -68। अब -68 है स्टूडेंट्स, तो हमने तो एरिया फाइंड करना, सॉरी वॉल्यूम फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। ए डॉट बी क्रॉस सी मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू -60 मैग्नीट्यूड दैट इज 68 क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ लोग जो हैं या कुछ सॉल्यूशंस करने वाले यहाँ पर इसको -68 लिख के ही आंसर छोड़ देते हैं, जबकि ये याद रखें कि वॉल्यूम एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है कि ये ज़ीरो हो सकती है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जहाँ पे भी -68 आएगा इसका फार्मूला ही आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी है, आपको एब्सोल्यूट अप्लाई करके इसको पॉजिटिव में प्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये हमारे पास 68 क्यूबिक है। अच्छा, इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नेगेटिव आने का क्या रोल है? नेगेटिव अगर ये आ जाए तो आपने रिजल्ट यहाँ पे डिडक्ट करना है कि वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, एंड वेक्टर्स oriented from left handed coordinate सिस्टम। कि सिर्फ यहाँ पे ये वेक्टर, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नेगेटिव आना इस बात की दलील है कि आपका जितना कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है इंस्टेड ऑफ राइट हैंडेड। तो इस वजह से, लेकिन जब भी बात वॉल्यूम की होगी तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि एब्सोल्यूट ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी, तो हमें एब्सोल्यूट लेकर जो आंसर आएगा वही हमारा वॉल्यूम होगा। और वैसे भी एक अकली दलील है कि एरिया भी किसी चीज़ का नेगेटिव नहीं हो सकता, वॉल्यूम भी किसी चीज़ का नेगेटिव नहीं हो सकता। कोई चीज़ डिफॉर्म नहीं हो सकती, लेकिन अगर वो मौजूद है, बेशक कम अमाउंट में है, तो ज़ीरो उसका वॉल्यूम हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। तो -68 आपने नहीं लिखना, आपने हमेशा एब्सोल्यूट लेके लिखना है। तो दिस इज़ दी क्वेश्चन 6। चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन विद दी वर्टिसेस। हमें वर्टिसेस दिए गए हैं, साइड्स नहीं दी गई। हम सबसे पहले इनमें से किसी एक वर्टेक्स को फिक्स करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने बी को फिक्स कर लिया है और फिर वहाँ से 3 वेक्टर्स जनरेट किए हैं, वही हिसाब यहाँ पर भी है कि मैंने ए को फिक्स कर लिया है और यहाँ से 3 वेक्टर्स की जनरेशन की है। ए डी वेक्टर को बी कहा है, ए सी वेक्टर को सी कहा है और ए बी वेक्टर को ए कहा है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ए वेक्टर निकालना होगा। वेक्टर ए है मेरे पास ए से बी और वो इक्वल होता है बी माइनस ए के। अगर मैं यहाँ से b माइनस ए करता हूँ तो b है मेरे पास -1, 2 एंड 6 और a है मेरे पास 2, 1, 0। सो यहाँ से स्टूडेंट्स मेरे पास जो सब्ट्रैक्शन इसकी आएगी वो बनेगी -1 -2 दैट इज़ -3, 1 एंड 6। इसी तरह से b निकालने के लिए मुझे a d करना होगा। a d है हमारे पास d माइनस ए और ये आ जाएगा आपके पास 1 -1 0 -2 1 0। और अगर सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा -1 -2 और 0। इसी तरह c निकालने के लिए a c करना होगा। c इज इक्वल्स टू ए सी दैट इज c माइनस ए और ये हमारे पास आ जाएगा 203 -210। और इसको अगर सॉल्व करें तो ये बनता है हमारे पास 2 - 2 0 -1 और 3। सो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ए बी सी निकाल लिए हैं। अब मैं इनका निकालूंगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी और लास्ट पे इसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दूंगा 6 से। ए के कंपोनेंट्स हैं -3 1 6, बी के कंपोनेंट्स हैं -1 -2 0 और सी के हैं 0 -1 और 3। अब स्टूडेंट्स इसको एक्सपेंड करें। अब एक्सपेंशन मैं नहीं लिखूंगा, आपको एक्सपेंशन आती है। सो -3 से एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ आएगा -6
और इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट -1 इसको लेफ़्ट कर दें, -3 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह +6 इसको लेफ़्ट करें, माइनस माइनस +1 और 2 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 हो जाएगा। सो A, B और C, इसका आंसर हमारे पास क्या आता है? ये आता है 18 + 3 + 6 दैट इज़ 27। अब हमें तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। फार्मूला था हमारे पास वॉल्यूम का कि 1/6 A.B क्रॉस C मैग्नीट्यूड के साथ, तो हम लिखेंगे 1/6 27 मैग्नीट्यूड, वो ऑलरेडी हमारे पास 27 ही होता है, और यह आ जाएगा हमारे पास 6 है, तो इसको हम करते हैं डिवाइड, तो दैट इज़ 9/2। ठीक है, टेबल से। सो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन क्यूबिक यूनिट्स में। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसी तरह से हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं और इन चारों पॉइंट्स की मदद से हम 3 वेक्टर्स जनरेट करेंगे। यहाँ पे मैंने आपकी आसानी और सिंप्लीफिकेशन के लिए कि आपको समझ आ जाए, मैंने ऑर्डर चेंज किया है। अब मैंने ए को फिक्स किया है, लेकिन ए से सी को मैंने सी कहा है, ए से डी को मैंने बी कहा है और ए से बी को मैंने ए कह दिया है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले ए बी सी निकालना होगा। ए हमारे पास है ए बी डेट इज़ बी माइनस ए, बी और ए को माइनस करेंगे ये वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह बी हमारे पास ए से डी है, डी माइनस ए करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। और सी है हमारे पास ए से सी, सी माइनस ए करेंगे तो ये वेक्टर आएगा। इन तीनों का हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉल्व किया है, रो 1 से एक्सपेंशन की है स्टूडेंट्स। आंसर मेरे पास आया है 18। 18 को हमने इस फार्मूला में पुट करना है। 18 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसका एब्सोल्यूट भी पॉजिटिव ही होगा। सो 18 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज़ 3 क्यूबिक यूनिट्स इज योर द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। सो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 3.4। अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को जितने बेसिक कंसेप्ट हैं सारे डिलीवर कर दिए जाएँ। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग ही आपका मकसद नहीं होना चाहिए। मैथमेटिक्स जब भी आप पढ़ें तो हमेशा कंसेप्ट क्लियर करके मैथ को पढ़ें। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैं बार बार कहता हूँ, आपके पास की बुक मौजूद है, आपके पास दूसरे सोर्सेज मौजूद हैं, क्वेश्चन आप किसी ना किसी तरह से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हर चीज़ की बेसिक या उसके थोड़े से कीन कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी टॉपिक, कोई भी एक्सरसाइज जब भी आप स्टार्ट करें तो हमेशा अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करके देन आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाएं। क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाकर इस कंसेप्ट को समझना ये एक थोड़ा सा टफ काम है। कंसेप्ट समझ के क्वेश्चन सॉल्विंग करना ये ज़्यादा आसान काम है। अब आपको वैल्यू चेंज करके कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कभी भी आपका इंटरेस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट हमेशा कंसेप्ट गेनिंग होना चाहिए कि कंसेप्ट आपको आ जाए। सो दिस इज़ दी एक्सरसाइज 3.4। होप सो आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इस लेक्चर को तसल्ली से देखें, सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, अपने स्टूडेंट्स और फेलोज़ के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।